तो स्थिर कीमत क्या होती है? बीते हुए वर्ष पर निकाला गया राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत कहलाता है। बीते हुए वर्ष पर यानी कि 2011 पे निकाला जाता था तो हमें स्थिर आय मिलता था, इसलिए एक वर्ष में कम से कम आधार मान लेते हैं। जैसे 2017-18 का आधार वर्ष माना। राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर एनएनपी को दर्शाता है। स्थिर कीमत पर एनएनपी को दर्शाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों द्वारा करी जाती है। कौन कौन सी? उत्पादन विधि, आय गणना विधि, उपभोग विधि। उत्पादन विधि, इसमें वस्तु के सेवा मूल्य को जोड़ा जाता है। जीडीपी को दर्शाता है। ये जीडीपी को दर्शाता है। ये गणना का सामान्य उत्पन्न हो जाती है, इस कारण अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ा जाता है। आय गणना, इस विधि के क्षेत्रों के आय को जोड़ा जाता है, चाहे वह निजी क्षेत्र हो सार्वजनिक क्षेत्र हो। भारत में आय की गणना उत्पादन और आय दोनों विधि से किया जा सकता है। उपभोग विधि, इस विधि में उपयोग या बचत को जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है। और बचत विधि और मौद्रिक विधि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या? जीडीपी का एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं की सेवा जीडीपी कहता है। सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। जैसे टाटा को अगर 800 पे बनाया गया और LG 300, मैन अगर 50 रुपये तो 1100 लगवाए थे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सीमा के बाहर, ठीक है, तो जीडीपी नहीं होगा। सकल राष्ट्रीय मतलब जीएनपी कहते हैं। ये पैसा राष्ट्र के काम का होता है, जीएनपी। इसमें केवल भारतीय पैसे को आय को शामिल किया जाता है। जीएनपी चाहिए, जीडीपी जोड़ा, एक्स वे है जो अर्जित आय है, विदेश से अर्जित आय, और वाई है जो भारत में विदेश द्वारा भारत में अर्जित आय, विदेश द्वारा भारत में अर्जित आय। विदेश के द्वारा अर्जित आय हटा दो तो जो जीएनपी आएगा वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा। LG टाटा 800, LG 300, ठीक है। जीएनपी क्या होता है? ये 1100 950 बन गया। एक्स माइनस वाई शुद्ध साधन आय कहते हैं। एक्स माइनस वाई को शुद्ध साधन आय कहते हैं। जीएनपी बराबर जीडीपी होता है, जीडीपी होता है। आगे बढ़ो। यदि एक्स बराबर वाई है तो जीएनपी बड़ा है, जीडीपी से तो लाभ होगा। और अगर एक्स बराबर वाई है मतलब विदेश वाले लोग ज़्यादा कमा रहे हैं और एक्स वाले लोग कम कमा रहे हैं, तो भैया जीडीपी ज़्यादा हो जाएगा और जीएनपी कम हो जाएगा, यानी हानि होगा। जब दोनों जीडीपी बराबर होगा। जीडीपी और जीएनपी का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध साधन आय, वाई माइनस आई शुद्ध साधन आय। आगे बढ़ो। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। शुद्ध नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसे मशीन की टूट फूट को हिसावट को हटा दे तो एनएनपी मिलता है। एनएनपी जीएनपी माइनस डी, एनएनपी जीएनपी माइनस का डी, ये इम्पोर्टेंट है। टाटा 800, राम अगर 150 कमा रहा है और LG 300 डी, तो टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा अपना? 800 प्लस 1100, ये तो हो गया। टोटल उत्पादन कितना हो रहा है? 1100, जिसमें से राम ने 150 रुपये कमाए, 150 रुपये हटा दिया, फिर इसके बाद टूट फूट को हटा दिया तो एनएनपी आ जाएगा। जीएनपी माइनस एनएनपी, जीएनपी एनएनपी। किसी देश के जीवन का स्तर उसको सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आय होता है। किसी देश की प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम, किसी देश की जीवन स्तर को दर्शाने का तो प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की प्रगति, कंट्री, तो उसके लिए जीडीपी का होता है। क्रय शक्ति सामर्थ्य क्या होता है? परचेसिंग पावर पॉवर्टी के अलावा अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर, जो कि प्रथम पे चीन और दूसरे अमेरिका। एक वर्ष में निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं की सेवा को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। इसमें टाटा ये हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, LG ने इतना कमाया, जीडीपी जीएनपी, ठीक है, हो गया। राष्ट्रीय सकल एनएनपी हो गया, दिस
ये सब तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। फिर आगे बढ़े, प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस फैक्टर कॉस्ट होता है। एमआरपी जो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स से मिलकर बना होता है। किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का मूल्य उत्पादन किसी वस्तु का अपने कॉस्ट फैक्टर पर बनी रहती है। जीडीपी क्या हमेशा मार्क्स प्राइस पर निकाला जाता है। जीडीपी को मार्क्स प्राइस पर ही निकाला जाता है। जो प्राइस हमें मिलता है, सरकार टैक्स जोड़ को महंगा करती है, उस पर सब्सिडी जोड़ कर सस्ता कर देती है। तो टैक्स कॉस्ट, टैक्स को जोड़ो, सब्सिडी को घटा दो। जीडीपी रियल रियल में जीडीपी की गणना फैक्टर कॉस्ट पर होनी चाहिए। फैक्टर कॉस्ट पर होनी चाहिए। जीडीपी जो होता है फैक्टर कॉस्ट मार्क प्राइस और माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, तब मिलेगा हमें फैक्टर कॉस्ट। अगर टैक्स को हटा दो, सब्सिडीज को जोड़ दो और मार्क प्राइस में जोड़ो सब, तब हमें फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। जो जीडीपी निकालते हो एक्चुअल में वह नॉमिनल जीडीपी ना होकर रियल जीडीपी होता है। किसी न किसी बेस ईयर पर लिया जाता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जब वस्तु उत्पादन चालू वर्ष पर मूल्य निकाला जाता है। चालू वर्ष पर मूल्य निकाला जाता है तो जीडीपी। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु को सेवाओं की मूल्य की गणना बाजार मूल्य चालू पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी हमेशा अधिक होती है मुद्रास्फीति, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति जोड़ी जाती है, इन्फ्लेशन जोड़ जाती है, जीडीपी बढ़ जाती है। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन वैल्यू नहीं देखा जाता। नॉमिनल जीडीपी प्रोडक्शन वैल्यू नहीं देखा जाता। नॉमिनल जीडीपी प्राइस निकाला जाता है। नॉमिनल जीडीपी हर साल का प्राइस निकाला जाता है जिस साल जीडीपी निकालना होता है। जैसे कि 2011 में 5 है, प्रोडक्शन 20 है, तो 5 और 206, 19, 114, 7, 18, 126, 10, 15, 160, ये सब नॉमिनल जीडीपी है। कि जीडीपी बढ़ रहा है, यानी कि अपना भाई साहब हर साल प्राइस भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन फिर भी देखो जीडीपी बढ़ रहा है। इसका मतलब रियल जीडीपी क्या होता है? जब एक वर्ष में वस्तु सेवा की गणना आधार वर्ष से करी जाती है, तब हम उसे रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी निकालने के लिए आधार वर्ष का प्रोडक्शन चालू वर्ष लिया जाता है। जब 5, 20, 100, रियल जीडीपी 100 हो गया। 6, 19, ये नॉमिनल जीडीपी 114, जबकि हमने तो आधार वर्ष 5 माना था, तो 5 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 95। यहाँ देखना है क्या हो रहा है कि जीडीपी घट रही है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी बढ़ रही है। तो रियल जीडीपी में हमें ऐसा लग रहा है घट रही है, और सब जीडीपी जो है घट रही है, रियल में बढ़ रही है। बेस ईयर 2011 से लिया गया है। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी अपॉन 100। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। ये देशों के बीच वस्तु सेवा की कीमत में मौजूद में अंतर करता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के सिद्धांत है। पीपी के माध्यम से लोग ये पता लगा सकते हैं कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति कितना अंतर है। पीपी द्वारा मुद्रा विनिमय दर की ज्ञात कर सकते हैं। पीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। मतलब भारत कंट्री में तीसरे स्थान पर आता है, जबकि पहले पे 3 जो भारत का पीपीपी अमेरिका में 17 गुना अंतर है। भारत का पीपीपी अमेरिका के पीपीपी से 3 गुना है, यानी यूएस का इंडिया का पीपीपी भारत ज़्यादा है। परचेसिंग पावर को कॉस्ट ऑफ गुड x1 इन करेंसी, कॉस्ट ऑफ गुड x1 इन x2 करेंसी। गरीबी उन वस्तुओं पर्याप्त आपूर्ति अभाव होने से गरीबी कहते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ कुशल बनाए रखने में आवश्यक होती है। गरीबी के 5 मूल: भोजन, कम से कम खाना तो होना चाहिए, कम से कम वस्त्र तो होने चाहिए, कम से कम घर तो होना चाहिए, कम से कम शिक्षा तो होनी चाहिए, कम से कम शिक्षा तो होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें हैं, वो तो होनी ही चाहिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार गरीबी न्यूनतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है। यानी जब न्यूनतम जीवन स्तर पर पर्याप्त ना किया जाता तो होता है। विश्व बैंक के अनुसार वह व्यक्ति जिसके प्रतिदिन व्यय वर्ल्ड बैंक $2 से कम होती है, प्रति व्यक्ति आय $2 से कम होती है। $2 मतलब या फिर 180 मान के चल लो यार, 90 मान लो यार, तो 180 रुपये तो कमाए पर डे, प्रति
प्रतिदिन, मतलब कम से कम उसके 180 रुपये तो होने ही चाहिए पर व्यक्ति के पास। फिर आते हैं अभी बी एम एन एम रथ फार्मूला। अब आया बी एम और एन रथ फार्मूला। बी एम और एन रथ, बी एम एन रथ 1971 में आया। बी एम और एन रथ फार्मूला। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी होनी चाहिए। शामिल। और अभी सुरेश तेंदुलकर समिति आई। इसमें कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के को व्यय को आधार पर किया गया है। यानी कि अगर शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर खर्च करता है, यहाँ पे 33 रुपये प्रतिदिन, अगर वो 33 रुपये हर दिन खर्च करे तो अपना उसका गरीबी में नहीं है। और ग्रामीण में अगर वो 27 रुपये खर्च करे तो कोई दिक्कत नहीं, कम खर्च करने वाले लोग के लिए। आगे बढ़ो। श्री रंग जन समिति आई 2012 में। शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति माह होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति महीने में 1407 रुपये कमाए। श्री रंग रंग। और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये तो कमाए हर महीने। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर NSO 2019 में NSSO और CSO के विलय से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन हुआ। ठीक है, NSO का हो गया। 2019 से पहले भारत में गरीबी के NSSO द्वारा किया जाता था। इसकी स्थापना 1950 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कन्वय मंत्रालय के अधीन था। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अरे यार, ये क्यों बच जाता है बार बार? तो हटाने का तरीका नहीं है क्या इसको? हो गया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम समन्वय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय केंद्र में सेंट्रल हो गया ये। फिर आता है अपना राष्ट्रीय NSO, नीति आयोग आ जाता है। नीति आयोग जो होता है वो नीति हो जाता है। आगे बढ़ जाओ। डाटा का कलेक्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज पीरियड URP और मिक्स रिसोर्सेज पीरियड MRP। 1990 में 2000 में NSO ने मिश्रित संदर्भ अवधि मेथड की अपनाया, MRP मेथड को अपनाया। इसमें पिछले 1 साल में किए गए व्यय के बारे में पूछा गया है, मतलब कितना खर्च किया गया है उसके बारे में पूछता है। उन्नीस सौ 53 में गरीबी रेखा के निर्धारण URP के आधार पर किया जाता है। 30 दिन का उपभोग पूछा, मतलब इसमें 30 दिन में तुमने कितना खर्च किया वो पूछा जाता है URP में। इसमें MRP मेथड यानी उसमें निश्चित संदर्भ अवधि पिछले 1 साल में लोगों द्वारा किए गए व्यय के बारे में पूछा जाता है। 1 साल, ये 1 मंथ। गरीबी के प्रकार, निरपेक्ष एब्सोल्यूट, सापेक्ष। गरीबी उसमें न्यूनतम से वह एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की हेतु पूर्ति हेतु आवश्यकता हो जिसे परिवार जुटाई पाने में असमर्थ होता है। निरपेक्ष गरीबी में अर्थ उस न्यूनतम से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक होता है, तथा जिसे एक परिवार जुटा नहीं पाता। ठीक है। आय की समानताओं के आधार पर परिवार इस संबंध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह के स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाया जाता है। सापेक्ष गरीबी का मापन कैसे करते हैं? लॉरेंज वक्र विधि या गिनी पूर्णांक। लॉरेंज वक्र विधि 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। किसी देश के लोगों के बीच की आय की विषमता को ज्ञात करते हैं, मतलब ये कोई बंदा है, इसका कितनी आय है और ये कितना बंदा है, इसकी कितनी आय, दोनों की आय को देखा जाता है। तो लॉरेंज वक्र क्या है? इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन बिंदुओं को प्रदर्शित करता है जो निश्चित आय के स्तर पर जीवन नीचे का। तो ये तो लाइन ऑफ इक्विटी हो गया। इसके नीचे जो आ रहा है वो ये लॉरेंज कर्व के अंदर है। कमोडिटी पोर्शन और कमोडिटी प्रतिशत आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1912 में इटालियन सांख्यवाद करोड़ गिनी देखे। ये आय के विवरण में विषमता को मापने का सबसे अच्छा प्रचलित है। आय के विवरण को विषमता आय के प्रत्येक युग्म के बीच में क्या अंतर की माप है वो बताता है। गिन्नी कोफिशिएंट क्या होता है? गिन्नी कोफिशिएंट होता है छाया अंकित क्षेत्रफल अपॉन समता रेखा के नीचे संपूर्ण क्षेत्रफल। छाया अंकित क्षेत्रफल समता रेखा के नीचे संपूर्ण क्षेत्रफल।
आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी ये हो गया, ठीक है। बेरोजगारी क्या भैया? बेरोजगारी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को समय पर कोई योग्यता के आधार पर रोजगार ना मिले। संक्रांति योजना वह मांग परिवर्तन में स्ट्रक्चरल युग में कमी आ जाए तो उससे उत्पन्न बेरोजगारी को संक्रांति कहते हैं। दीर्घकालिक होता है, यानी कि भाई साहब धन की कमी के कारण संचालन या ढांचागत बेरोजगारी उत्पन्न होती है। भारत में सबसे ज़्यादा संचालनात्मक बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी है संचालनात्मक या ढांचागत बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अस्फीति मतलब इन्फ्लेशन, धन की कमी के कारण ये सब ढांचागत और संरचनात्मक। चक्रीय बेरोजगारी मांग पूरी तरह समाप्त हो जाए, समय फैक्ट्री बढ़ जाए, अभाव पे फैक्ट्री बढ़ जाए और उससे जुड़े सभी लोग बेरोजगार हो जाएं। नौकरियाँ, फैक्ट्री, परिवहन, डीलर, होल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, रेस्टोरेंटों में जब तकनीकी विकास होता है पुराने तकनीक लोग तब तक बेरोजगार हो जाते हैं जब वे नई तकनीक ना सीख लें, तो उसे अल्पकालीन होती है। ये भारत के शहरी क्षेत्र में देखी जाती है। छिपी ये बेरोजगारी मजदूरों को काम पर लगा हुआ होता है दिखता है, किंतु उसकी उत्पादकता शून्य होती है। काम पर लगा हुआ बंदा है, उत्पादक शून्य है, सीमांत उत्पादकता कहलाते हैं, छिपी बेरोजगारी कहते हैं। नौकरी घटा दिया जाता है, उत्पादन के प्रभाव को नहीं पड़ता, कृषि में ये बेरोजगारी देखी जाती है। मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। कटाई के बाद किसान ठंडे में जूस बेचता है, भाई साहब तो क्यों बेचता है ठंडी में। शिक्षित बेरोजगारी जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर रोजगार ना मिले तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, समता कार्य कहते हैं। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 4 विधियां उत्पादन कि इसमें संदर्भित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, जीडीपी कहलाता दर्शाता है, जिस कारण अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ा जाता है। एनएनपी जीडीपी उत्पादन, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी। उत्पादन विधि द्वारा इस विधि में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, जीडीपी को दर्शाता है। ये थोड़े समस्या को दर्शाता है, ठीक है। जैसे गेहूँ है 500 रुपये वैल्यू की, आटा आया फिर 500 हो जाए पर बिस्किट आया, तो लेकिन हम तो पूरा वैल्यू जोड़ेंगे। 2000 सबको जोड़ा, 9000 गलत है, हम सिर्फ मार्केट प्राइस जोड़ेंगे, नेट वैल्यू। आय विधि क्या होता है इसमें? इस विधि में सभी क्षेत्रों के आय को जोड़ा जाता है, चाहे वो निजी सार्वजनिक क्षेत्र हो, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, सबकी आय को जोड़ो मिल जाएगा। व्यय विधि कितना खर्च किया है, नेट उपभोग किया, निवेश किया, व्यय किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, इसमें एक्सपोर्ट किया लाए लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे बाहर भेजा तो उसका तो हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इंपोर्ट को घटाओगे, ठीक है। उपभोग करना है ना खाली। आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय नियोजन संसाधनों के उचित उपभोग के लिए सरकार नियोजन प्लानिंग करती है। सर्वप्रथम 1934 में विश्व श्रेय पुस्तक नियोजन पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत की थी। किस सर्वप्रथम 1934 में विश्व श्रेय नाम के एक वो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया को लाया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, कांग्रेस योजना कहते हैं, ठीक है। उस समय पर ये कांग्रेस योजना लाई गई थी जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय अध्यक्षता में 1938 में। 1945-40 में भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर एक विकास हेतु एक प्लान बनाया था, उसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान भी तैयार किया गया है, जयप्रकाश सर्वोदय। केशरी नियोगी ने सोवियत संघ के नियोजन की व्यवस्था लाए। केशरी नियोगी क्या है? केशरी नियोगी ने सोवियत संघ में सोवियत संघ से नियोजन की व्यवस्था लाए, मतलब यहाँ से तो हमें रूस मिला। इस नियोजन में उन्होंने समवर्ती सूची में रखा गया 15 मार्च 1950 को ये योजना का गठन कर दिया गया, और ये गैर संवैधानिक है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है।
नियोजन के लिए 15 मार्च 1955 का इसका योजना गठन किया। ये रूस के संविधान से लिया गया है। योजना के आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिएगा। इसका नाम नीति आयोग था, पहले तो ये योजना आयोग था, फिर योजना आयोग। योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना है। इसका 5 वर्षीय योजना तैयार करना, और अभी 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। एनडीसी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सभी सदस्य रहते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया। योजना आयोग के और राष्ट्रीय आयोग के विकास के परिवेशन में दोनों की चर्चा संविधान में नहीं आते, गैर संवैधानिक है। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों ही चर्चा संविधान में नहीं आते, अतः गैर है। दोनों की रचना संविधान के बाद हुई है, अतः संवैधानिक निकाय कहते हैं। योजना आयोग का सुपर कैबिनेट होता है, ये योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश पूंजी, समान आय वितरण, क्षेत्रीय विषमता की कमी, आधुनिकीकरण, मानव संसाधन निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण से गरीबी की सुरक्षा, तीव्र आर्थिक विकास, समावेशी विकास, धारणीय विकास। तो पहला अपना आता है पंचवर्षीय योजना, श्री हैरोल्ड मॉडल डॉलर की। इसका मुख्य काम है कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना है।